कभी कोई सरकारी दस्तावेज देखा है? देखकर लगता है ना कि कितना मुश्किल होगा इसे समझना। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक सहकारी समिति के चुनाव के लिए जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर को लेंगे और उसे एकदम आसान भाषा में टुकड़े टुकड़ों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है इस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। समझिए, ये सहकारिता मंत्रालय का एक आदेश है जो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए एक तरह से हरी झंडी है। यहीं से सब कुछ एक्शन में आता है। और इस पूरे चुनाव का मकसद क्या है? मकसद है ये नंबर 19, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल की 19 खाली सीटों को भरना। तो इस पूरे सफर का रोड मैप कैसा दिखेगा? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले चुनाव का आदेश, फिर जमीन कैसे तैयार होती है, इसके बाद उम्मीदवार बनने का पूरा सफर, फिर मतदान और खर्च के क्या नियम हैं, और आखिर में होगी अंतिम गिनती। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, चुनाव का आदेश। यहाँ हम इस आदेश की एकदम बेसिक बातों को समझेंगे कि भाई ये चुनाव आखिर है किसके लिए, दांव पर क्या लगा है और क्यों हो रहा है। तो चुनाव हो रहा है द जैक्सन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द वेस्टर्न रेलवे लिमिटेड के लिए। और जैसा हमने देखा, कुल 19 डायरेक्टर्स चुने जाने हैं। अब इन 19 सीटों का बंटवारा कैसा है? देखिए, 16 सीटें जनरल कैटेगरी से हैं, 2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और 1 सीट अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए। ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है ना? तो सवाल उठता है कि भाई इसे चलाता कौन है? कौन है वो मेन ऑफिसर जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ होता है? तो इसका जवाब है रिटर्निंग ऑफिसर, या शॉर्ट में कहें तो आरओ। ये वो अधिकारी हैं जिन्हें सहकारी चुनाव प्राधिकरण अपॉइंट करता है, और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बस एक ही है, ये पक्का करना कि चुनाव पूरी तरह से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरओ का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, उनका दायरा बहुत बड़ा है। उन्हें ये पक्का करना होता है कि चुनाव MCSS एक्ट के हिसाब से हो, जो ऐसी सोसाइटीज़ को चलाने वाला कानून है। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स की जांच करने और फिर वोटिंग से लेकर गिनती तक सब कुछ उनकी निगरानी में होता है। यही वो काम है जो एक साफ सुथरे चुनाव की नींव रखते हैं। तो जब हम आरओ के इतने ज़रूरी रोल को समझ गए हैं, तो चलिए आप देखते हैं कि चुनाव के लिए ज़मीन कैसे तैयार की जाती है। ये वो शुरुआती और सबसे क्रिटिकल कदम है जो उम्मीदवारों के मैदान में आने से भी पहले उठाए जाते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितना प्लान्ड होता है। 17 नवंबर को वोटर्स की एक कच्ची लिस्ट आती है, फिर 18 से 21 नवंबर तक का टाइम मिलता है कि अगर किसी को कोई ऐतराज़ है तो वो बता सकता है। इसके बाद 26 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाती है और फिर 1 दिसंबर से नॉमिनेशन फॉर्म मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए ये शुरुआती स्टेप्स इतने क्रिटिकल हैं। ये समझिए कि एक सटीक वोटर लिस्ट ही एक निष्पक्ष चुनाव की नींव है। सोचकर देखिए, अगर लिस्ट ही गड़बड़ हो तो सकता है कुछ सही लोग वोट न दे पाएं या कुछ गलत लोग वोट दे दें। यहीं से पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी तय होती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे भाग पर, उम्मीदवार बनना। अब हम उस प्रोसेस और नियमों को देखेंगे जो किसी को चुनाव में कैंडिडेट बनने के लिए पूरे करने होते हैं। ये प्रोसेस सुनने में तो सीधा लगता है, पर हर कदम बहुत ज़रूरी है। पहले नॉमिनेशन पेपर्स भरे जाते हैं, फिर उन पेपर्स की बहुत बारीकी से जांच होती है। इसके बाद जो नॉमिनेशन सही पाए जाते हैं, उनकी लिस्ट आती है। फिर किसी को अगर अपना नाम वापस लेना हो तो उसके लिए टाइम मिलता है, और आखिर में मैदान में बचे हुए फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होती है। अब रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी एक अथॉरिटी है, सहकारी चुनाव प्राधिकरण यानी CEA। ये वो सबसे बड़ी बॉडी है जो आरओ को पावर देती है और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखती है। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये देखना है कि सारे नियम कानून ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और ये संस्था कितनी सीरियस है, ये इस एक नियम से साफ हो जाता है। ये सीधे डॉक्यूमेंट से लिया गया एक हिस्सा है, जिसमें लिखा है कि अगर अथॉरिटी को लगता है कि कोई कैंडिडेट अपने चुनावी खर्चे का हिसाब सही से नहीं दे पाया, तो उसे 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन किया जा सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। अब हम आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, चौथा भाग, मतदान और खर्च। यहाँ हम इलेक्शन डे के इंतजाम और पैसों के हिसाब किताब से जुड़े बहुत ज़रूरी नियमों पर नज़र डालेंगे। अब ज़रा इस चुनाव का स्केल देखिए, इसका पैमाना कितना बड़ा है।
ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। 11 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में फैले 91,000 से भी ज्यादा वोटर्स 237 पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालेंगे। ये आंकड़े ही अपने आप में इस पूरी प्रक्रिया की भव्यता बताते हैं। इन आंकड़ों को एक बार फिर से देखें। वोटर्स लगभग 92,000, पोलिंग बूथ 237 और निर्वाचन क्षेत्र 11। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस चुनाव के मैनेजमेंट की जटिलता को दिखाते हैं। और इतने बड़े चुनाव में हम फिर से उसी सबसे जरूरी नियम पर आते हैं, पैसों का हिसाब। नियम बिल्कुल साफ है, हर कैंडिडेट को चुनाव के आदेश से लेकर रिजल्ट आने तक अपने हर एक रुपए के खर्च का सही हिसाब रखना होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि वो 3 साल के बैन वाला नियम सीधे इसी से जुड़ा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, अंतिम गिनती। यहाँ हम देखेंगे कि वोटिंग खत्म होने के बाद क्या होता है, मतलब वोटों की गिनती से लेकर एक नए बोर्ड के बनने तक का पूरा सफर। ये टेबल देखिए, आखिरी के सारे स्टेप्स इसमें साफ साफ दिए गए हैं। 22 दिसंबर को वोटिंग है, तो वोटों की गिनती ठीक 2 दिन बाद 24 दिसंबर को होगी। फिर नए साल में 5 जनवरी को ऑफिस बेरर्स यानी बड़े पदाधिकारियों के चुनाव का प्रोग्राम आएगा और 6 जनवरी को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सब कुछ टाइम के हिसाब से सेट है। और हाँ, यहाँ एक और मजेदार बात है। चुनाव असल में 2 हिस्सों में होता है। पहले जो आम सदस्य हैं वो इन 19 बोर्ड मेंबर्स को चुनते हैं। फिर ये चुने हुए 19 लोग आपस में मिलकर सोसाइटी के नए लीडर्स यानी एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का चुनाव करते हैं। तो जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, एक नया बोर्ड बनेगा, एक नई लीडरशिप आएगी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये नया बोर्ड चुने जाने के बाद आगे किन चुनौतियों का सामना करेगा और इस सोसाइटी को किस नई दिशा में लेकर जाएगा।